हेलो एवरीवन, वेलकम टू चहल एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि हम लोग बिहार एक परिचय, बिहार एट ए ग्लांस पढ़ रहे हैं कि बिहार को एक नज़र में देख लें और 4-5 क्वेश्चन सही कर ले जाएं। तो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जो प्रथम मुस्लिम राज्यपाल था जो था जाकिर हुसैन के बारे में हमने आपको बताया था। नो डाउट कि आप जब क्वेश्चंस देखते होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बीपीएससी ने पूछा है, आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल रहा होगा और आगे भी जो आज हम पढ़ाएंगे वहाँ से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और मैंने पहले कक्षा में भी आपको बताया है कि जिस प्रकार से कंपटीशन है और जिस प्रकार से बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उसे देखते हुए आप मेहनत करने की ज़रूरत और भी ज़्यादा इंटेंस से है, और भी ज़्यादा गहनता से, और भी हर एक पॉइंट को देखते हुए एकदम बेहतर तरीके से मेहनत करने की ज़रूरत है। अब अगर हम आज देखें तो हमने बताया था कि आज हमारा क्लास जो स्टार्ट होगा वह होगा बिहार में प्रथम पदधारक। पदधारक का मतलब हुआ कि जो भारत के बहुत सारे पद हैं, पद कहने का मतलब उपाधि या फिर जो बहुत सारे अवार्ड वगैरह हैं, उनमें बिहार के कौन से लोग हैं जिन्हें सबसे पहले यह पद मिला है। यहाँ से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। आगे देखें तो हमारा ब्रिटिश शासन के दौरान पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो ब्रिटिश शासन के दौरान पहले भारतीय गवर्नर हमें देखने को मिलता है और वो थे हमारे एसपी सिन्हा। एसपी सिन्हा जो है ये 1921 में 1921 में, जिस समय कि पूरा का पूरा देश में अंग्रेजी शासन था, उस समय ही ब्रिटिश शासन के दौरान पहले भारतीय गवर्नर बनने वाले एसपी सिन्हा जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, वह हमारे बिहार के ही थे। इसलिए इस बात को हमें ध्यान रखना है और ऑब्वियसली इसके जो ईयर्स हैं, ईयर्स पे भी हमें फोकस करके रखना है। अगला देखते हैं हम कि भारत संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, नो डाउट कि जो प्रथम अध्यक्ष थे जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था, वो भी हमें ध्यान रखना है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जैसे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा शुरुआत में 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बने। ध्यान रखना है कि ये भी हमारे बिहार से ही थे। जो सच्चिदानंद सिन्हा था जिसने 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से जिसको अध्यक्षता दी गई थी संविधान सभा की, और जो 2 दिन के बाद ही मात्र देखेंगे 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से जो है राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। तो हमें यहाँ पे ध्यान यह बात को रखना होगा, यह बात ध्यान में रखें कि जो संविधान सभा बना था, जब संविधान का निर्माण हो गया और संविधान सभा बना, तो संविधान सभा के पहले जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी, और सच्चिदानंद सिन्हा जी वो भी हमारे बिहार से थे। और दूसरा जो अस्थायी अध्यक्ष थे जो कि राजेंद्र प्रसाद जी थे, जिनका जन्म यही छपरा की जीरादेई नामक गाँव में हुआ था, और वो हमारे अस्थायी राष्ट्रपति के रूप में भी हो गए। अस्थायी राष्ट्रपति के रूप में वो शपथ लिए और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो हमें जवाब देना है कि राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिनको निर्वाचित। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो एसपी जो सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको मनोनीत किया गया था, लेकिन ये जो है निर्वाचित थे। निर्वाचित कहने का मतलब इनका चुनाव हुआ था। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, अभी हमने आपको बताया कि राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे पर्सन्स थे, ऐसे शख्स थे जो सबसे पहले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर 1946 को चुने गए। देन फिर जब पहला चुनाव हुआ तो राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। तो यहाँ पर हमें यह बात भी ध्यान रखना है कि जो भारत है उसका पहला राष्ट्रपति देने वाला हमारे बिहार हैं। भारत का प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट, हमने पहले भी अभी बताया कि जो प्रथम गणितज्ञ थे, भारत ही नहीं अगर बात करें विश्व की, तो विश्व में भी जीरो का आविष्कार करने वाले यही आर्यभट्ट थे। विश्व में हमने आपको बताया था कि जो खगोल शास्त्र है, खगोल शास्त्र में सर्वप्रथम इसने ही, आर्यभट्ट ने ही यह बताया था कि जो पृथ्वी है अपने चारों तरफ घूमती है, अपने एक्सिस पे, अपने एक अक्ष पे उसका रोटेशंस है। और इस हद तो तब हो गई कि इसने जो सोलर ईयर्स हैं इसके बारे में बताया था कि ये 365.3 कुछ मतलब इस तरह से समथिंग बताया था। और देखिए आज भी जो सोलर ईयर्स है यही 365.1/4 डे होता है, जो 6 घंटा जिसको हम लोग बोलते हैं।
तो इस बात को ध्यान रखिए कि उस समय का जो आर्यभट्ट का अनुमान था वह आज के अनुमान से एकदम हूबहू मैच करता है। तो उस लेवल के व्यक्तित्व थे ये, उस लेवल के व्यक्ति थे ये आर्यभट्ट, जिन्होंने दशमलव प्रणाली तक भी दिया। ज्यामिति में इनका योगदान है, यूं कहें तो बहुत जगह पे इनका गणित में बहुत जगह योगदान है। अगर हम इनको सिर्फ गणित से हटा दें तो पूरा का पूरा गणित अधूरा हो जाएगा। अगर हम प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो यह मीरा कुमार है। जो मीरा कुमार है यह सबसे पहली फर्स्ट वीमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा बनी है, जो कि हमारे बिहार से ही है। और यह कब बनी थी? तो यह बनी थी 2004 में। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम, भारत के जो पहले उप प्रधानमंत्री बने जगजीवन राम, वह भी हमारे बिहार से थे। तो इतना पॉइंट हमने देखा कि जो विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा भी बिहार से थे। अस्थायी अध्यक्ष हमारे राजेंद्र प्रसाद, वो भी हमारे बिहार से थे। जो प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बने बिहार से थे। प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट, वो भी बिहार से थे। प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर, वो भी हमारे बिहार से थे, जो कि मीरा कुमार थी। और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम, ये भी हमारे बिहार से थे। अब हम लोग देखते हैं कि बिहार की प्रथम फिल्म्स, फर्स्ट फिल्म्स इन बिहार की कौन सी फिल्म बिहार की पहली फिल्म्स है। अगर हम देखें तो पहली भोजपुरी फिल्म्स जो है यह है गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो, यानी पहली भोजपुरी फिल्म जो है यह है गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो। पियरी होता है कि जस्ट लाइक दुपट्टा की तरह, या फिर चुंदरी जिसको बोल सकते हैं, उस तरह का। प्रथम मैथिली फिल्म की बात करें तो प्रथम मैथिली फिल्म हमें देखने को मिलता है कन्यादान। तो ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, लेकिन बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में आपके क्वेश्चंस पेपर में रिफ्लेक्ट होगा। और अब अगर आगे देखें तो प्रथम हिंदी फिल्म जो बिहार में है, बिहार का है, वह है हमारा कल हमारा है। यानी हमने 3 फिल्म देखा यहाँ पे। पहला भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो। सेकेंड हमने देखा मैथिली फिल्म, तो मैथिली फिल्म था हमारा कन्यादान। और तीसरा हिंदी फिल्म जो है कल हमारा है। अब अगर बिहार के पहले समाचार पत्र की बात करें तो बिहार का पहला समाचार पत्र अगर हम देखें दैनिक समाचार पत्र, दैनिक और हिंदी, यहाँ 2 वर्ड का प्रयोग है, डेली एंड हिंदी न्यूज़पेपर। ये है हमारा सर्वहितैषी जो है यह बिहार का पहला डेली छपने वाला समाचार पत्र था। और ये कैसे छपता था? तो इसका जो भाषा था यह हिंदी में छपता था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि बिहार में प्रतिदिन छपने वाला हिंदी भाषा पत्रिका जो था कौन था? तो वो था सर्वहितैषी। दूसरा देखेंगे कि पहला साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र, अब देखिए इसमें वीकली शब्द का प्रयोग किया गया है कि फर्स्ट वीकली हिंदी न्यूज़पेपर बिहार बंधु, यानी बिहार बंधु जो है ये पहला साप्ताहिक न्यूज़पेपर था। अब देखिए दैनिक का मतलब पर डे छपने वाला और साप्ताहिक का मतलब ये हो गया 7 दिन के अंतराल पे वीकली छपने वाला। तो यहाँ पे हमें इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि वीकली पूछ रहा है या फिर डेली पूछ रहा है, इस बात को भी ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि ये किस भाषा में था, हिंदी में था या इंग्लिश में था। आगे हमें अलग भाषा, देखिए यहाँ पहला दिख रहा है कि पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र, अब इसमें हमारा भाषा इंग्लिश हो गया। तो यहाँ पे हमें यह बात को ध्यान रखना होगा कि जो इंग्लिश न्यूज़पेपर था पहला जो डेली छपता था वह था हमारा द सर्च लाइट। द सर्च लाइट जो न्यूज़पेपर था यह इंग्लिश में था। तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखेंगे कि लैंग्वेज कौन सा है, भाषा कौन सा है, और डेली छप रहा है या वीकली छप रहा है, या आगे चल करके कुछ हो सकता है जो मंथली है, मासिक पत्रिकाएं होती थी, वह भी हमें देखने को मिल सकता है। तो हमने देखा कि जो पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र था सर्वहितैषी, उसके बाद पहला साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र था वो था बिहार बंधु, और तीसरा हमने देखा कि जो पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र था वो था द सर्च लाइट। चौथा हम देखते हैं कि पहला अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र वो था द बिहार हेराल्ड। अब ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जहां से क्वेश्चंस कहें तो आउट है,
कि ये हमेशा ये समाचार पत्र से क्वेश्चंस आता ही आता है, और इसलिए मैं आपको बार बार इस पे फोर्स कर रहा हूँ कि आप इस पे फोकस करेंगे, डेली पे फोकस करेंगे और लैंग्वेज पे फोकस करेंगे कि डेली, वीकली, लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज डेली और इंग्लिश लैंग्वेज वीकली। तो इंग्लिश लैंग्वेज वीकली कौन सा हो गया, बिहार हेराल्ड, इंग्लिश लैंग्वेज डेली ये हो गया सर्च लाइट, और वीकली और हिंदी लैंग्वेज बिहार बंधु, और डेली और हिंदी लैंग्वेज सर्वहितैषी। तो ये चार पत्रिकाएं हैं जिसे हमें ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखेंगे कि अन्य बिहार में प्रथम, और भी बिहार में क्या क्या प्रथम है इसके बारे में देखें। तो पहला टीवी रिले सेंटर्स हमें देखने को मिलता है मुजफ्फरपुर में, यानी बिहार में जो पहला टीवी रिले सेंटर यानी टीवी का जहां से प्रसारण वगैरह किया जाता है वह सेंटर हमें देखने को मिलता है मुजफ्फरपुर में। और वह कब हुआ था स्थापित, तो वह हुआ था 1978 में। दूसरा हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि पहला प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा में था। हमने इससे पहले भी देखा कि जो पहला एंशिएंट विद्यालय था नालंदा यूनिवर्सिटी था, जिसका स्थापना कुमारगुप्त ने किया था, और इसको जो अंत किया या जिसका तोड़फोड़ किया बख्तियार खिलजी ने किया था। इन बातों को ध्यान रखते हुए फिर हम आगे देखते हैं कि प्रथम जो आधुनिक विश्वविद्यालय था वह था हमारा पटना विश्वविद्यालय 1917। हमें ध्यान रखना है कि जो पटना विश्वविद्यालय था यह आधुनिक विश्वविद्यालय था, प्रथम मॉडर्न यूनिवर्सिटी ऑफ पटना 1917 में यह स्थापित हुआ था। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें तो फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, यानी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो है यह पहला खुला विश्वविद्यालय भी था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, या पहला मुक्त विश्वविद्यालय जिसे हम लोग कहते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 में दिया गया है। अब देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जो साहित्य के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए या विशेष लेखन के लिए दिया जाता है। तो जो रामधारी सिंह दिनकर हैं वो बिहार के ही हैं, और बिहार के उनका एक उर्वशी नाम का उपन्यास है जिसके कारण उसे जो है 1972 में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे कि जो सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले बिहारी थे वह थे रामधारी सिंह दिनकर। सबसे पहले अशोक चक्र प्राप्त करने वाला रणधीर वर्मा, इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। जो अशोक चक्र है यह प्राप्त करने वाले सबसे पहले व्यक्ति की बात करें तो वह हो गया हमारे रणधीर वर्मा। तो इस पेज में हमने क्या क्या देखा, तो इस पेज में सबसे पहले हमने देखा कि जो पहला प्राचीन विश्वविद्यालय है वो नालंदा है। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि आधुनिक विश्वविद्यालय अगर पूछा जाए कि मॉडर्न यूनिवर्सिटी सबसे पहले कब खोला गया, तो हमें देखना है कि वो पटना हो जाएगा। अगर हम ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी पहला मुक्त विश्वविद्यालय, तो वो हमारा NOU यानी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। और अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले बिहारी का नाम पूछा जाए तो वो हो जाएंगे हमारे रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर को किसके लिए दिया गया, तो उर्वशी के लिए, और उर्वशी के लिए, और उसको कब दिया गया, तो 1972 में। देन फिर एक और सवाल आ जाता है अगला कि सबसे पहले अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन बने, तो वो बने हमारे रणधीर वर्मा जी। तो रणधीर वर्मा को सबसे पहले अशोक चक्र पुरस्कार दिया गया। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि जो पहला तेल रिफाइनरी केंद्र है, जो तेल रिफाइनरी का मतलब होता है जहां क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है और उसके विभिन्न रूप में, स्वरूप में उसे बदला जाता है। तो पहला तेल रिफाइनरी कारखाना जो हमें देखने को मिलता है, केंद्र देखने को मिलता है, वह बेगूसराय का बरौनी तेल रिफाइनरी सेंटर, यानी बेगूसराय में एक बरौनी रेल रीजन्स हैं जो बेगूसराय जिला के अंतर्गत आता है। यहाँ पर सबसे पहले हमें पूरे बिहार में तेल रिफाइनरी सेंटर्स देखने को मिलता है। और यहाँ पे दूसरा सवाल यह भी हो जाता है कि यह जो बरौनी तेल रिफाइनरी सेंटर्स है यह किसके सहयोग से बनाया गया, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे कि रूस के समर्थन के साथ यह बरौनी का जो तेल रिफाइनरी सेंटर है इसे बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है कि बिहार में पहली चीनी मिल मढ़ौरा सारण जिले में है 1904 में। एक समय था कि बिहार में अच्छा खासा चीनी मिल हुआ करता था, और
जो पहला चीनी मिल था उसी समय 1904 में, वह हमारे सारण जिला में देखने को मिलता है। अभी भी देखेंगे कि यूपी रीजन्स में, जो कि हमारा नॉर्थ वेस्ट का वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सारण, गोपालगंज वो रीजन्स है, उधर से यूपी टच करता है। तो यूपी के जो ईस्टर्न यूपी है उस रीजन्स में आज भी बहुत सारे गन्ना की खेती होती है और अच्छे खासे चीनी मिल आज भी है वहाँ। लेकिन बिहार में जिस प्रकार से चीनी उद्योगों का खात्मा हुआ, या यूँ कहें कि जिस प्रकार से वह गिरा है, कि आज अब मुश्किल से गिना चुना 5-10 चीनी मिल ही देखने को हमें मिल पाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो बिहार की पहली चीनी मिल थी वो कहाँ थी, तो मढ़ौरा स्थान है, सारण जिले में आता है। और कब स्थापना हुई थी, तो 1904 में। अगर हम फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करें तो यह है हमारा सोन प्रोजेक्ट। हमने बताया था आपको कि जो रिवर्स सिस्टम्स हैं, रिवर्स में जो बिहार है, बिहार में दक्षिण से जाने वाली एक मेजर रिवर्स है, बहुत बड़ी लंबी नदी है जिसका नाम है सोन नदी। और यह सोन नदी पर ही बिहार की सबसे पहली सिंचाई परियोजना, फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है, इसी सोन नदी पर स्थापित किया गया है। इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या होता है कि इरिगेशन प्रोजेक्ट के तहत जो सिंचाई के लिए कैनाल वगैरह, नहर वगैरह बनाया जाता है, छोटी छोटी नहरों के थ्रू जो मुख्य नदी है, मुख्य नदी का पानी को खेतों तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार की जो परियोजनाएं हैं उसी को हम लोग कहते हैं सिंचाई परियोजना। और यह पहला सिंचाई परियोजना बिहार में सोन नदी पर बनाया गया है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि बिहार में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यानी यूनेस्को जो है, यह एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व के जो वैश्विक महत्व की चीज़ें हैं, या कहें वो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हिस्ट्री के आधार पे, या कहें कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो सांस्कृतिक महत्व का चीज़ है इस आधार पे, या फिर पर्यावरणीय महत्व के आधार पे, कि इकोलॉजिकल महत्व है इसका। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो इस आधार पर भी हमें देखने को मिलता है कि बिहार के 2 स्थल ऐसे हैं जिसको कि यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल करके रखा हुआ है। और यह भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहला पॉइंट हम देख रहे हैं कि जो महाबोधि मंदिर परिसर है बोध गया में जो महाबोधि मंदिर परिसर है, यानी जो भगवान बुद्ध का मंदिर परिसर है, उसे यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में विश्व धरोहर स्थल में शामिल करके रखा हुआ है। और इसको कब शामिल किया गया, तो इसको शामिल किया गया 2002 ईस्वी में। दूसरा हम लोग देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का पुरातात्विक स्थल, यानी आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविद्यालय। हमने शुरुआत में ही आपको बताया कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था विश्वविख्यात विश्वविद्यालय था, और भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के, और स्पेशली क्या है तो जो जापान हो गया, चाइना हो गया, तिब्बत हो गया, इन सारे क्षेत्र से बच्चे, स्टूडेंट्स उस समय यहाँ आते थे पठन पाठन के लिए, क्योंकि यह जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसकी ख्याति उस समय काफ़ी ज़्यादा थी। तो इसलिए इसके महत्व को देखते हुए 2016 में यूनेस्को ने इस साइट को भी अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जो यूनेस्को अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसी स्थल को शामिल करता है तो उससे फ़ायदा क्या होता है, तो उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि अब इस दोनों साइट्स को, ये दोनों जो स्थल्स है, इसके विशेष संरक्षण के लिए, विशेष देखरेख के लिए, विशेष प्रोटेक्शन के लिए इसका कुछ फंड यूनेस्को इस मंदिर परिसर में देती है, और इस पे विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है क्योंकि इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और दूसरी बात कि जब इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में अपने शामिल कर लेती है तो इससे इसका वैश्विक महत्व भी बढ़ जाता है, और जो पर्यटक हैं वो विश्व लेवल के पर्यटक इस जगह पर आने के लिए आकर्षित होते हैं। तो इसलिए अगर किसी भी जगह को यूनेस्को अपने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर रहा है और अगर वह बिहार का है तो वह बिहार के इकोनॉमी के लिए बेहतर माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि बिहार के व्यक्ति जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया, यह बात भी हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जो भारत रत्न है यह भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और कई बिहार के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत रत्न को प्राप्त किया है।
अगर सबसे पहला नाम देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि 1962 यानी 1962 में सर्वप्रथम भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला, जो बिहार से संबंधित थे। अगर दूसरा बात करें तो जस्ट एक साल बाद यानी 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को दूसरी बार यानी दूसरे पर्सन जाकिर हुसैन बने जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ। तीसरा बात करें तो 1992 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 1992 में जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। और 1999 में देखें तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दिया गया 1999 में। 2000 में देखें तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में भी आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सितार वादक थे। 2024 में कर्पूरी ठाकुर, अभी हाल ही में जो पिछले साल में कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के एक बेहतर सामाजिक सुधारक माने जाते हैं और इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ना, काफ़ी ज़्यादा दुख झेल करके सोसाइटी को, समाज के लिए बहुत कुछ करने का काम किया। तो इस आधार पे कर्पूरी ठाकुर को भी 2024 में भारत रत्न दिया गया। तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए, यहाँ से सवाल इस प्रकार से पूछा जाएगा कि टोटल कितने व्यक्ति बिहार के हैं जिसे भारत रत्न दिया गया। तो टोटल हो गए हमारा 6 व्यक्ति, यानी 6 आदमी ऐसे हैं जिनको कि भारत रत्न दिया गया है जो बिहार से बिलोंग्स करते हैं। जिसमें अगर सबसे पहला पूछे तो सबसे पहला हमें राजेंद्र प्रसाद को बताना है जिनको 1962 में मिला, और सबसे लास्ट अगर पूछे तो कर्पूरी ठाकुर जी को बताना है जिनको अभी प्रीवियस ईयर में ही, पिछले साल में ही 2024 में उनको मिला है। अब अगर हम आगे देखें तो प्रख्यात व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक नाम, यानी जो लोग बिहार के लिए कुछ विशेष काम किए उनको एक विशेष नाम से समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा बुलाया जाता था जिस नाम से वो विख्यात थे। तो बिहार के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे जयप्रकाश नारायण को लोकनायक या जेपी कहा जाता था। जयप्रकाश नारायण के बारे में आप जानते होंगे कि जिस समय इंदिरा गांधी जी का सरकार था और पूरी तरह से सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो चुकी थी 1975 में, जिस समय इमरजेंसी लागू हो गया था, तो जयप्रकाश नारायण एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो पूरे बिहार में अपने दम पर एक आंदोलन छेड़े, एक क्रांति किए जिसको संपूर्ण क्रांति का नाम दिया जाता है। तो उस संपूर्ण क्रांति में इनका विचार और इनका व्यवहार काफ़ी बढ़ कर के है और इनका रोल काफ़ी बढ़ चढ़ कर के है, जिसकी उपलब्धि के कारण इसे लोकनायक यानी लोगों का नायक, लोगों का हीरो के रूप में इसको उपाधि दी गई है। और जेपी इसलिए क्योंकि जेपी फॉर जयप्रकाश नारायण। तो इस बात को हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं कि जो अगला पॉइंट है राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद को जो उपाधि मिली है देश रत्न या अजात शत्रु, राजेंद्र प्रसाद को जो उपाधि मिली है वह है देश रत्न या अजात शत्रु। श्री कृष्ण सिंह जो पहले मुख्यमंत्री थे बिहार के, उसका अगर देखें उपाधि की बात करें तो उनको उपाधि मिली है बिहार केसरी कि बिहार केसरी के बारे में श्री कृष्ण सिंह को सबसे पहले उपाधि दी गई है। रामधारी सिंह दिनकर जिनको कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो बिहार के थे, जिनको यह पुरस्कार दिया गया वह थे हमारे रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर को ही एक राष्ट्र कवि का उपाधि दिया गया था। जो रामधारी सिंह दिनकर थे उनको राष्ट्र कवि का उपाधि मिला था। और रामधारी सिंह दिनकर एक विख्यात, राष्ट्र लेवल पर विख्यात कवि थे। बाबू जगजीवन राम के बारे में देखें तो बाबू जगजीवन राम को जो लोग पुकारते थे या वो जिस नाम से विख्यात थे उसका नाम था बाबूजी के नाम से बाबू जगजीवन राम को। और वैद्यनाथ मिश्र को बाबा या नागा अर्जुन भी कहा जाता था कि वैद्यनाथ मिश्र जो थे उनका उपनाम के हैं या विख्यात नाम के हैं तो नागा अर्जुन। यह बात आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें जो जिस नाम से जिनको विख्याति मिली है, जिस नाम से पुकारा जा रहा है, और स्पेशली कहें तो बिहार के संदर्भ में, तो हमें यह बात ध्यान रखना होगा कि जिस प्रकार से जयप्रकाश नारायण को हम लोगों ने देखा कि लोकनायक और जेपी कहा जा रहा था, उसी प्रकार से राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और
आजाद शत्रु कहा जाता है। और उसी प्रकार से श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी का नाम दिया जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहते हैं। बाबू जगजीवन राम को बाबू जी की उपाधि दी गई है। और वैद्यनाथ मिश्र की बात करें तो वैद्यनाथ मिश्र को बाबा या नागा अर्जुन की उपाधि दी गई है। और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा की बात करें तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति की उपाधि दी गई है। ये बिहार विभूति की उपाधि डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को दिया गया है। और इसके बाद अगर हम विद्यापति की बात करें, आपको पता होगा कि विद्यापति मैथिली भाषा के एक महान कवि माने जाते हैं, जिसने बहुत सारे जो अपने लेखन से बहुत सारे पुरस्कार को ये भी प्राप्त किए हैं। इसलिए देखिए यहाँ लिखा है, इनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है और इनको भी महाकवि के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि जो राष्ट्र कवि थे हमारे रामधारी सिंह दिनकर, और जो महान कवि है वो हो जाएंगे हमारा विद्यापति। और मैथिल कोकिल के रूप में अगर जानना होगा तो मैथिल कोकिल के रूप में हम लोग देखेंगे कि वो हैं हमारे विद्यापति। कर्पूरी ठाकुर जी को भी जननायक के रूप में जाना जाता है। यह बात भी हमें ध्यान रखना है कि लोक नायक हो गए हमारे जयप्रकाश नारायण जी, और अगर जननायक की बात करें तो कर्पूरी ठाकुर जी। तो इस प्रकार से हमने वो सारे पर्सनालिटीज को, वो सारे व्यक्ति को देखा जो कुछ विशेष नाम से विख्यात हैं। और यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा जो आने वाले पीटी के एग्जामिनेशन हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग धीरे धीरे लगे रहें और धीरे धीरे सारे के सारे फैक्ट को पर डे रिवाइज करते रहें, ठीक है। और अगला क्लास जो हमारा होगा उसमें हम लोग अगला क्लास में भारत का प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ पॉइंट को देख लेंगे। और फिर हमारा जो लेक्चर नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट में हम जो बिहार की नदियों का जो रेस्ट, साउथ बिहार की नदियां छूटी हुई है, उसको आपके सामने लेकर के आएंगे। धन्यवाद।